ठीक है, तो हम लोग का आज का जो लॉ प्रिपरेशन ग्रुप का जो टॉपिक है वो टॉपिक है निहित हित और समाश्रित हित क्या है और दोनों में क्या अंतर है। ये निहित हित को हम वेस्टेड इंटरेस्ट बोलते हैं और समाश्रित हित को हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट। तो एक बात याद रखिएगा, ये लॉ में जो छोटा छोटा शब्दावली है उसको आपको याद रखना है। जैसे आपको संपत्ति अंतरण में एक शब्द आता है अंतरक, ठीक है। अंतरक का मतलब होता है संपत्ति देने वाला, याद रखिएगा। और एक होता है अंतरिति, उसका मतलब होता है कि अंतिम रूप से संपत्ति पाने वाला। तो एक कॉलम बना लीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि एक को बोलते हैं अंतरक और किसको बोलते हैं अंतरिति। उसका शब्दार्थ समझ जाइएगा तो जो हम एक्सप्लेन भी करेंगे उसको आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आपको निहित हित के बारे में बताते हैं। एक देखिए, हम ना एग्जाम्पल बता देते हैं कि निहित हित क्या है और समास क्या बोलते हैं समाश्रित हित जो है वो क्या है। देखिए, जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे ए बी को इस शर्त पर संपत्ति दिया कि बी जब 18 वर्ष का हो जाएगा तो ही वो संपत्ति का उपभोग करेगा। तो 18 वर्ष से पहले वो जो व्यक्ति है वो किसी पर आश्रित है, उसको 18 वर्ष से पहले वो संपत्ति नहीं मिलेगा, इसलिए उसको हित को कहेंगे समाश्रित हित। और जैसे ही 18 वर्ष पूरा हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी जो किसी के माध्यम से वो यूज कर रहा है वो जो है उसमें निहित हो जाएगी, माने अब वो स्वतंत्र रूप से उस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेगा। जैसे हम अपने बेटे को एक प्रॉपर्टी ना देकर हम बोले कि उसका बेटा जो है उसको हम प्रॉपर्टी देंगे अपना, तो सबसे पहले तो हमको प्रॉपर्टी अपना बेटा को देना होगा, उसके बाद वो तीसरा पीढ़ी में पोता को जाएगा। ऐसा ही चलना चाहिए, हम डायरेक्ट अपना संपत्ति पोता को नहीं दे सकते हैं, वो किसी माध्यम से जाना चाहिए और इसी माध्यम को जो है हम निहित हित और समाश्रित हित में बांटते हैं। माने जिस चीज को कोई व्यक्ति एक निर्धारित अवधि के तहत उपयोग नहीं कर पाएगा वो समाश्रित हित है, और जो जैसे ही उसका उपयोग करने लगेगा तो वो निहित हित हो जाएगा, माने जिसके नाम वो ट्रांसफर किया है वो उसके नाम हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण लीजिए समझने के लिए, कि जैसे हम एक प्रॉपर्टी बनाएं और उसमें लिखें कि राधा नामक एक लड़की है, उसकी मृत्यु होने के बाद ही उसका बेटा उस संपत्ति का उपभोग करेगा। तो उसका बेटा जब तक कि राधा मर नहीं जाती है वो संपत्ति का उपयोग राधा ही करेगी, और राधा चाहेगी तो उसको करवाएगी, और करवाना तो है ही क्योंकि वो उसका पुत्र या कोई रिलेशन जरूर होगा। तो राधा जैसे ही मरेगी वैसे ही उसके बेटे को जो प्रॉपर्टी मिल जाएगा वो निहित हित हो जाएगा। लेकिन राधा जब तक जिंदा है, क्योंकि शर्त में ये लिखा हुआ है, ए एक शर्त किया है कि बी के मरने के बाद ही सी का प्रॉपर्टी होगा, तो सी का वो तब तक प्रॉपर्टी नहीं होगा जब तक कि बी नहीं मरेगा। तो बी जब तक उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है उसी माध्यम से वो भी यूज कर रहा है, क्योंकि बी का भी ए से कोई संबंध है। तो इस प्रकार समाश्रित हित में
कोई अपने हित का प्रयोग नहीं कर पाता है, किसी के माध्यम से करता है, और निहित हित में उसका संपत्ति यूज करने का शक्ति जो है स्वतंत्र हो जाती है। अब वो निहित हित के अंतर्गत जब आ गया तो अब वो संपत्ति किसी को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन राधा के मरने तक वो संपत्ति यूज भले कर लेगा लेकिन ट्रांसफर नहीं करेगा। तो अब हम कैसे लिखेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 19 में निहित हित को परिभाषित किया गया है। निहित हित संपत्ति में एक ऐसा हित है जो संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपत्ति का अधिकारी बना देता है। देखिए, निहित हित में तुरंत बन जाता है, लेकिन समाश्रित हित में नहीं बनता है। समझ आ रहा है ना सबको? हाँ सर। ठीक है। तो तुरंत संपत्ति का अधिकारी बना देता है जो संपत्ति का तुरंत भोग अथवा भविष्य में संपत्ति का उपभोग करने के लिए सक्षम हो जाता है और संपत्ति को दूसरों को ट्रांसफर करने लायक भी हो जाता है। यही जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, निहित हित है। जैसे हम आपको उदाहरण बताए थे, उसी उदाहरण को जो चीज जो लॉ का कॉन्सेप्ट समझ लिया वो एग्जाम्पल दे के एकदम पेज भर देगा, लेकिन जो कंसेप्ट नहीं समझा वो नहीं भर सकता है, ना एक लाइन लिख सकता है। तो इसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट का एक उदाहरण बताते हैं। जैसे राम अपनी संपत्ति राधा को देता है और यह कहता है कि राधा की मृत्यु के बाद यह संपत्ति श्याम की हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि ये श्याम का रिलेशन राधा से है। यहाँ पर राधा और श्याम दोनों का इसमें निहित हित है, क्योंकि राधा तो उसका उपभोग कर रही है, लेकिन श्याम स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं करेगा, बल्कि जब राधा की मृत्यु होगी तो ही उसके नाम पर ट्रांसफर होगा, लेकिन ये उसका इनडायरेक्ट रूप से उपभोग करने का अधिकारी होगा। यहाँ पर राधा और श्याम दोनों का इसमें हित है। बस अंतर इतना है कि राधा को संपत्ति का लाभ तुरंत मिल जा रहा है, किंतु श्याम को संपत्ति का लाभ राधा के मरने के बाद मिल रहा है। लेकिन अगर संपत्ति राधा को विवाह करने तक दी गई है कि राधा मरेगी नहीं, राधा का विवाह जैसी होगा वैसे ही श्याम को संपत्ति का हस्तांतरण होगा, तो राधा उस संपत्ति का यूज शादी तक ही करेगी, उसके बाद वो नहीं कर सकती है। अब वो श्याम को चला जाएगा और श्याम चाहेगा तो राधा को देगा, श्याम पर उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो जाएगा। इस प्रकार राधा का संपत्ति में निहित हित यही है कि वह विवाह नहीं करे। अगर वह विवाह नहीं करती है तो शर्त चलता रहेगा, और जैसे ही विवाह कर लेती है शर्त का उल्लंघन होगा तो वो संपत्ति के अधिकार से, उपभोग के अधिकार से वंचित हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये जो है हमारा वो निहित हित है। अब देखिए, निहित हित का आवश्यक शर्त क्या होता है? निहित हित का आवश्यक शर्त होता है कि संपत्ति अंतरण के साथ कोई निश्चित हित किसी व्यक्ति के पक्ष में स्पष्ट किया जाता है कि निहित हित में उस व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरण संबंधी विलेख लिखा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है कि इसके लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके मरने या इसके विवाह होने के पहले तक ये डायरेक्ट उस संपत्ति का हकदार नहीं बनेगा, ये बनेगा बीच वाला, और उसके माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण होगी। ऐसा कभी कभी इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए कि बेटा नालायक हो जाता है तो उसको संपत्ति न देकर बाप वही बोलता है ठीक है तुम संपत्ति यूज करो, एक वसीयतनामा बना देता है कि भाई ये होगा इसके अनुसार, माने वो बी को अपना संपत्ति नहीं दे रहा है, लेकिन बोल रहा है कि ठीक है यूज करो चलो, लेकिन अंत में तुम्हारा जो बेटा है उसके नाम पर संपत्ति हस्तांतरण होगा, तुम्हारे नाम पर नहीं होगा। ये एक प्रक्रिया है। दूसरा, निहित हित कब प्रभावी होना है इसका सुस्पष्ट प्रलेख में प्रावधान होना चाहिए। हित का मिलना यदि किसी घटना पर निर्धारित है तो वह घटना होनी चाहिए।
अगर मरना लिखा है तो मरना होगा, और विवाह करना लिखा है तो विवाह करना होगा। अगर ये लिखा है कि ये संपत्ति 21 वर्ष बाद मिलेगा तो 21 वर्ष बाद ही मिलेगा। चौथा, निहित हित तत्काल अधिकार प्रदान करता है, और एक तरह से यह भविष्य भी तय कर देता है कि ये संपत्ति किसके पास जा रहा है। तो देखिए, निहित हित में ये 4 बात आवश्यक शर्त जरूर लिखना है। रिकॉर्डिंग सुन के इसको लिख भी लीजिएगा। अब निहित हित होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कब्जा सहित निहित हित, और एक होता है कब्जा रहित निहित हित। कब्जा सहित निहित हित क्या होता है? जैसे इसमें एक उदाहरण देंगे कि एक मंदिर का पुजारी है और उसको एक विलेख बनाया जाता है कि मंदिर में जितना भी पुजारी होगा पुष्ट दर पुष्ट होते जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हमको कोई बार बार प्रलेख लिखने का ये नहीं है। उसमें एक पंडित है, कोई राम, तो राम पंडित मर गया तो राम का जो बेटा है मोहन, वो पुजारी बन जाएगा। फिर उसके बाद मोहन का बेटा सोहन, वो पुजारी बन जाएगा। सोहन का बेटा घनश्याम, वो पुजारी, माने पुष्ट दर पुष्ट आवंटित चलते रहता है। निहित हित, उसको हम बोलते हैं कब्जा सहित निहित हित। जैसे आजीवन पुरोहित, माने पुरोहित कोई हो गया, उसको बना दिया और बोला कि ये वंशावली चलते रहेगा, ये कब्जा रहित निहित हित हुआ। और कब्जा सहित निहित हित हुआ। और कब्जा रहित निहित हित क्या होता है कि जैसे एक ऐसा उपबंध या प्रलेख बनाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि इस मंदिर का जो पुजारी है राम सेवक, इसके मरने के बाद कृष्णा पंडित पुजारी बनेगा। तो राम सेवक का बेटा अगर घनश्याम है तो घनश्याम नहीं बनेगा, माने अब अधिकार चला जाएगा कृष्णा पंडित को, और कृष्णा पंडित वहां पर जो है वो पुरोहित बनेगा। और कृष्णा पंडित फिर बाद में अपना जिसको बनाना होगा वो बनाएगा। माने यहाँ एक हस्तांतरण हुआ और रुक गया, ये पुष्ट दर पुष्ट नहीं चल रहा है। तो ये हो गया कब्जा सहित निहित हित हुआ, पहला वाला जो पुष्ट दर पुष्ट पुरोहित प्रक्रिया चल रही है। और कब्जा रहित निहित हित हुआ जिसमें एक के नाम कर दिया गया कि ये पुरोहित रहेंगे और इसके मरने के बाद ये पुरोहित रहेंगे। तो ये एक हो गया मरने वाला केस में कब्जा रहित निहित हित हो गया। अब देखिए, अब हम डिटेल करते हैं समाश्रित हित का। तो आप लोग समझ भी गए होंगे कि समाश्रित हित क्या है। तो उसमें सबसे पहला समाश्रित हित में पॉइंट लिखेंगे कि संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 21 में समाश्रित हित को परिभाषित किया गया है। कोई हित तब समाश्रित हित माना जाता है जब उससे संबंधित व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित अथवा घटित न होने पर आधारित हो। मतलब किसी के नाम हम दिए हैं कि तुम तत्काल ये संपत्ति का यूज करो, लेकिन तुम इसका हस्तांतरण नहीं कर सकते हो। इसका हस्तांतरण अपने आप तुम्हारा जो शर्त दिया गया है इसमें प्रलेख में वो पूरा होगा, तीसरे व्यक्ति को चला जाएगा। इस प्रकार उदाहरण में हम लिख देंगे कि ए ने अपनी संपत्ति बी को इस शर्त के साथ दिया कि वह संपत्ति उसके विवाह पर देय होगी। यह बात जो है ये समाश्रित हित माना जाएगा, माने विवाह के तक आप इसको यूज कर सकते हैं, विवाह के बाद ये किसी और के पास चला जाएगा। तो जब तक माने समाश्रित हित में क्या हुआ कि एक व्यक्ति यूज कर रहा है लेकिन वो संपत्ति किसी को हस्तांतरण नहीं हुआ है। तो इस संदर्भ में समाश्रित हित के संबंध में एक वाद है जिसका नाम है मुस्मात रामवती बनाम शांता सिंह वाद। इसमें एक पत्नी ने अपने पति को उत्प्रेरित किया कि वह पत्नी द्वारा क्रय की गई जमीन पर मकान बनाए। मतलब एक पति पत्नी जो है, माने पत्नी के नाम पर जमीन है, लेकिन वो पति को बोली कि तुम इस पर जमीन बनाओ, माने मकान बनाओ, और हम ये दोनों शर्त आधार पर कि वहां हम निवास करेंगे, लेकिन मकान जो है वो किसी को नहीं बेचेंगे। लेकिन
अगर मकान जो है अगर हम माने बेच देंगे तो ये संपत्ति जो होगा हमारी बेटी की हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब है कि जब तक वो जीवित हैं दोनों, वो संपत्ति हस्तांतरण नहीं होगा और वो संपत्ति का लाभ लेंगे। लेकिन जैसी ये तय हो गया कि ये मकान उसकी पुत्री को मिलेगा, तो ये जो है समाश्रित हित हुआ, और जैसे ये दो मरेंगे तो ये निहित हित हो जाएगा, उसकी पुत्री को मिल जाएगा। कुछ समय बाद मान लीजिए कि पत्नी मर गई, अब ये सोचेगा कि पत्नी मर गई, अब तो हम अकेले वारिस हैं, लेकिन तब भी वो संपत्ति को नहीं बेच सकेगा, क्योंकि ये प्रलेख बना हुआ है कि दोनों की मृत्यु के बाद ही अब उसको विभिन्न परिस्थितियों में बेटी का देखभाल करना होगा। वो संपत्ति पति नहीं बेच सकता है। वाद में न्यायालय ने अभिमानित किया कि समझौता चूंकि समाश्रित हित है से संबंधित है, अतः मकान पर पुत्री का अधिकार होगा, न कि पत्नी का, और उसको वो बेच नहीं सकता है। तो समाश्रित हित के लिए क्या आवश्यक शर्त होगा कि किसी निर्धारित अनिश्चित घटना के घटते पर ही समाश्रित हित प्रभावित होगा। जब उल्लेखित शर्त पूरी न हो तब तक वो समाश्रित हित ही रहेगा। जैसे ही निर्धारित घटना घट जाएगी, समाश्रित हित तुरंत निहित हित में बदल जाएगा। और याद रखिएगा कि समाश्रित हित कभी वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन निहित हित जो होता है वो वंशानुगत होगा। तो अब हम निहित हित और समाश्रित हित में अंतर जान लेते हैं। तो पहला, निहित हित जो है वंशानुगत होता है, मतलब निहित हित जिसके वो ट्रांसफर हो गया है, वो संपत्ति दूसरे को कर सकता है, फिर वो तीसरे को कर सकता है, ये वंशानुगत चलेगा। लेकिन समाश्रित हित वंशानुगत नहीं होता है। निहित हित का जो संपत्ति है उसका कुर्की हो सकता है, लेकिन समाश्रित हित का कुर्की नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा कुर्की? क्योंकि समाश्रित हित किसी को बाद के लिए सोचा गया है कि उसको बाद में मिलेगा, तो वो पहले ही कैसे कुर्की हो जाएगा? इसलिए समाश्रित हित कभी कुर्क नहीं किया जा सकता। निहित हित कुर्की जो क्या है होता सर? क्या? कुर्की क्या होता? अच्छा, कुर्की, अरे किसी को, अपराधी को जब पकड़ा जाता है और नहीं मिलता है तो उसका सामान घर से उठा लिया जाता है ना, हम्म। हाँ, वो कुर्की होता है कि कोई नहीं आने के संबंध में माने हम उसका कोई संपत्ति जब्त कर लेते हैं। जैसे देखते हैं कोई अपराधी भागता है तो उसका दरवाजा, खिड़की, सोफा सेट, पलंग सब पुलिस कुर्क कर लेता है, तो वो निहित हित में कुर्क हो जाएगा। लेकिन जब समाश्रित हित है तो उसमें कुर्क नहीं होगा। निहित हित जो है हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन समाश्रित हित हस्तांतरण नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी हम पति पत्नी वाला केस में बताएं कि पति चाह कर भी उसका जमीन नहीं हो पाया। चौथा, निहित हित जो है वो उत्तराधिकार योग्य होता है, मतलब उसमें उत्तराधिकारी बनते जाता है और वो कन्वर्ट आगे होते जाता है उसका प्रलेख। और यह संभावना जो है समाश्रित हित में जो है, ये संभावना और परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब समाश्रित हित निहित हित में बदलेगा तभी उस संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है, अन्यथा नहीं। निहित हित क्या है? इसमें कब्जा पाने से पहले अंतरिति की अगर मृत्यु हो जाती है, निहित हित में मृत्यु हो जाती है तो यह विफल नहीं होगी। जैसे ए बी के माध्यम से कोई सी को कोई संपत्ति मिल रहा है और बी अगर मान लीजिए कि मर गया, तो ये संपत्ति ए के पास चली जाएगी। अगर कोई शर्त है कि 18 वर्ष बाद मिलेगा, 20 वर्ष बाद मिलेगा, तो 20 वर्ष बाद ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मर गई तो मिल जाएगा सी को, वो वापस चला जाएगा ए के पास। और समाश्रित हित में यह विफल हो जाता है। निहित हित में क्या होता है? घटना घटने पर पूरा होता है, लेकिन समाश्रित हित घटना के पहले ही होता है। निहित हित समाश्रित हित में परिवर्तित नहीं हो सकता है, लेकिन समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाएगा। निहित हित को धारा 19 के अंतर्गत
परिभाषित किया गया है और समाश्रित हित को धारा 21 में परिभाषित किया गया है। ये इतना निहित हित और समाश्रित हित में अंतर है। ये एक मिनट स्टॉप।